हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो है अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको कि शॉर्ट में एएस कहते हैं, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड आईएफआरएस। आईएफआरएस के नाम से लोग इसे जानते हैं। तो अब अपन इनकी पूरी थ्योरी कैसे बने, क्यों बने, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो अपन इसको देखें क्या है ये। तो देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लें, एग्जाम में पूछी जाती है, आईएएससी। ये बनी थी 29 जून 1973 टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, सही है। और देन इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो पूरे के पूरे बनाए थे, उनको हम फॉलो करते हैं। क्या जरूरत थी सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की? तो कोई एक दो नेचर अपन याद कर सकते हैं। देखो, इससे क्या हुआ, आपके नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस बन गए कि सबकी अकाउंटिंग जो है वो अब एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगी, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस हो जाएगी सभी की अकाउंटिंग्स की, है ना। एंड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस, सब अलग अलग कर रहे थे, अब सब एक साथ करेंगे, एक जैसी करेंगे, है ना। और प्रेस्क्राइब जो प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, सबको वही फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और ये सब चीजें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फायदा होने लग गया। क्या यूटिलिटी एंड एडवांटेज है? कोई दो आप इसमें से याद कर लेना। इससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियस है, इससे इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई कि हाँ भाई, अरे यार, अब तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से चल रहे हैं, तो अब तो ये ढंग से अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, इस तरीके से इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या हुआ, कंसिस्टेंसी, आपके रूल एक जैसे चलने लग गए, बार बार चेंज नहीं कर रहे। कंपैरेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अब आप है ना अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हो, एक ईयर को दूसरे ईयर से, या फिर एक फर्म के डेटा को दूसरी फर्म के डेटा से कंपेयर भी कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। इससे मैनिपुलेशन और फ्रॉड जो है वो अब कम हो गए, क्योंकि वो पूरी रूल से चल रही थी, उसमें फ्रॉड करना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो कोई भी दो पॉइंट जो है वो आप इसमें याद कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन होते हैं? जो अकाउंट्स को चेक करते हैं। उनके लिए बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब सारी फर्म अकाउंट्स के हिसाब से चल रही हैं, दैट्स व्हाई उनको अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए फ्रॉड की कंडीशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो चेक करना बड़ा आसान हो गया। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी डिफाइंड, उसको डिफाइन किया एज रिटर्न स्टेटमेंट। ये रिटर्न स्टेटमेंट है, इशूड कौन करता है? अकाउंट इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जैसे आईसीआई यहाँ करता है। स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल है प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके यूनिफॉर्म बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में बने, और सब उन्हीं रूल्स को जो है वो फॉलो करें। यूटिलिटी क्या है? इससे रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ये अपन पहले पढ़ के हैं, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी बढ़ जाती है ना। और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह दूर हो जाते हैं, और रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड, ये सब चीजें आ गई। 1 अप्रैल 2015 को कुल मिला के 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे वो आपके थे। अब इसमें क्या कोई 3 या 4 के नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इनके नाम याद कर लो। नाम हमेशा ध्यान रखना नंबर के साथ होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 किसके लिए होता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए, सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 किसके लिए होता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 डेप्रिसिएशन। 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। 29 प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट। इनके लिए फिक्स है, इनमें से कोई 3-4 आप याद कर लीजिए, पर याद रखना नाम और नंबर दोनों लिखने पड़ते हैं। अगर आपने दोनों में से एक भी चीज मिसिंग कर दी तो नंबर कट जाएंगे। देन आया हार्मोनाइजेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ये भी फुल फॉर्म पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। हार्मोनाइजेशन का मतलब है एक जैसे, सिमिलर, सही है। सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में चले, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी आईएएससी वाज एस्टैब्लिश्ड 1973। आईएएससी वाज रिप्लेस, फिर रिप्लेस हो गया इसको आईएएसबी से, क्या? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, याद कर लेना 2001 में, जो कि इन्होंने सारे रूल बनाए थे। अब विच, और वही इशू करिए, नाउ इशू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस, ये अभी इशू कर रही है, सही है। तो इस तरीके से आईएएससी ने ग्रेजुअली रिप्लेस बाय आईएफआरएस हो गया अब, सही है। अभी आईएफआरएस ने इसको रिप्लेस कर दिया है। द नंबर ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईएएसबी 41 है, जिसमें से 12 जो हैं वो विड्रॉन और रिप्लेस्ड हैं, ठीक है।
41 आउट ऑफ विच 12 हैव बीन विथड्रॉन, वापस हटा लिए गए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है? गैप इज बीइंग, सबसे पहले गैप था, उसको अब रिप्लेस कर रहा है क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। गैप क्या था? यू अपने लिखा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो वर्ल्ड में चलते थे, उसकी जगह आईएफआरएस जो आ रहा है, और कई कंपनियां जो है वर्ल्ड में सभी आईएफआरएस में शिफ्ट हो रही है, और सच एज पार्ट अफ्रीका, कैरिबियन, इनमें आ गया है। आईएफआरएस हैज फुली रिप्लेस गैप, इसने गैप को पूरी तरह क्या कर दिया है? रिप्लेस आपका कर दिया है। सही है। यूरोपियन यूनियन भी जो है अब इसको रिप्लेस कर रही है आपकी धीरे धीरे, और 1 अप्रैल 2005 तक इन्होंने कहा है कि आईएफआरएस को हम फुल्ली रिप्लेस कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। यूएसए भी जो है वो यूएस गैप को आईएफआरएस में कन्वर्ट कर रहा है। करंटली लगभग 130 कंट्रीज जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आईएफआरएस के अंदर जो है वो ला रही है। आईएफआरएस इशूड बाय कौन कौन से आईएफआरएस है? तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, आपको नाम याद करने पड़ेंगे विद नंबर। आईएफआरएस 1 किसके लिए है? फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल, जो पहली बार ले रहे हैं आईएफआरएस में आ रहे हैं। आईएफआरएस 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, आईएफआरएस 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपको 2-3 नाम याद करने पड़ेंगे, पूछ सकते हैं कि कोई 3-4 आईएफआरएस के नाम बताइए। लेकिन आईएफआरएस में कुछ अजम्पशंस भी, आप इनको अप्लाई करेंगे। पहली बात, गोइंग कंसर्न अपन समझ चुके हैं, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ये पहले ही मान के चला गया है। एक्रूअल बेसिस पे चलेंगे, कैश बेसिस पे नहीं चलेंगे। मेजरिंग यूनिट अजम्पशन, तो ये जो हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं चलते, ये अब करंट वैल्यू पे चल रहे हैं। जबकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ के आए थे कि एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है, लेकिन आईएफआरएस कहता है कि नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं करना, आपको करंट वैल्यू पे करना है। और कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन है ना, ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए आपको परचेजिंग पावर का अजम्पशन जो है वो लेना चाहिए। ये कुछ अजम्पशन है, इसमें से ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि काम आते हैं, इनका स्पेशली ध्यान रखना। सर आईएफआरएस के फायदे क्या हैं? कोई 2 या 3 आप याद कर लें। हेल्पफुल टू एंटरप्राइज ऑपरेटिंग ग्लोबली, भाई ग्लोबली आप जाओगे तो ऑब्वियस है आपको आईएफआरएस का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अब इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि अगर आप एक एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो फिर आपको आईएफआरएस को फॉलो करना पड़ेगा। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर, आजकल इन्वेस्टर के लिए इंडिया से थोड़ा ना, बाहर वाले भी इन्वेस्टर्स हैं, और बाहर वाले इन्वेस्टर्स अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो वो आईएफआरएस से कंप्लायंस होने चाहिए, अदरवाइज उनको देखने में दिक्कत आएगी। हेल्पफुल फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भी ग्लोबली अगर जाएगी तो डेफिनेटली उसको अपने अकाउंट आईएफआरएस के थ्रू मेंटेन करने ही चाहिए। हेल्पफुल फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल, इंडिया का जो सीए है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, यूरोप चला गया, यूएसए चला गया, सब जगह सेम आईएफआरएस रहेंगे तो उसको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आईएफआरएस के काफी अच्छे यूज वगैरह हैं। अब यहाँ ये भी बात आती है सर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर गैप में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे और आईएफआरएस है, इसमें क्या डिफरेंस है? अब जो यहाँ हम पहले शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते थे, याद करना पड़ेगा आपको, आईएफआरएस ने ऐसा कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आईएफआरएस कहता है आप एसेट्स को फेयर वैल्यू पे, करंट वैल्यू पे लो, जबकि गैप कहता था कि आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से याद कर लीजिएगा। क्या कि गैप बोलता था कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी हिस्ट्री की कॉस्ट को आपको एसेट पे दिखाना है, लेकिन आज आईएफआरएस आपको बोलता है फेयर वैल्यू पे। सही है। तो अब इंडिया एंड आईएफआरएस का क्या आजकल चल रहा है? तो लिखा है इट इज डिसाइडेड टू कवरेज द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस। अब हमने तय किया कि हम आईएफआरएस के अकॉर्डिंग चलेंगे। इन इंडिया द कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कॉल्ड इंड एएस, और हमने इनको आईएफआरएस के साथ अटैच कर दिया और उनका नाम दिया इंड एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड नोटिफिकेशंस, क्या नोटिफिकेशन दिए इंड एएस के लिए, और इंड एएस हैव बीन इशूड। कौन कौन से इंड एएस हैं? 2-3 एग्जांपल हैं। इंड एएस नंबर 1 ये है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड एएस 2 ये इन्वेंट्री, इंड एएस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इंड एएस 23 बोरोइंग कॉस्ट, इंड एएस 33 अर्निंग पर शेयर। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि हाँ भाई कौन कौन से नाम जो हैं अब इंड एएस में अभी चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 स्टेजेस किए आईएफआरएस को अप्लाई करने की। पहली स्टेज अप्रैल 2011 से स्टार्ट हुई थी, और जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स में जो लिस्टेड कंपनीज हैं और जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है उनको आईएफआरएस में जाना पड़ा।
फिर गवर्नमेंट ने सेकंड स्टेज पे कहा कि अब वो कंपनियां 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हो जाओ, जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको सबको आईएफआरएस में कन्वर्ट कर लिया। फिर थर्ड स्टेज में 1 अप्रैल 2013 अब 500 करोड़ पे ले आए, उनको आईएफआरएस लेना पड़ेगा। और फोर्थ स्टेज 1 अप्रैल 2014 कि जिनकी कंपनी 500 करोड़ से भी कम है, नॉन बैंकिंग है, विद ए नेटवर्थ ऑफ ओवर उनकी 500 करोड़ से ज्यादा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनकी नेटवर्थ 220 करोड़ वुड बी रिक्वायर्ड, उनको भी आईएफआरएस में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हैज आल्सो क्लैरिफाइड दैट अनलिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिनकी नेट वैल्यू 500 करोड़ से कम है, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिनकी 200 करोड़ है, उनको जरूरत नहीं है, दे वॉन्ट बी रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट आईएफआरएस, दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनको कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको आईएफआरएस में आने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइन, ये पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। तो बेसिकली ये चैप्टर पूरा याद करने का है, लर्निंग एस्पेक्ट है, 2-3 बार आप इसको सुनेंगे, 2-3 रीडिंग करेंगे तो आपको ये इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप सभी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इन वीडियोस में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अवेलेबल होती है। पर जिन लोगों को कुछ अलग करना है, जिन लोगों को कुछ आगे बढ़ना है, वो कुछ अलग भी चाहते हैं, और इसी के लिए हमारा चैनल एक शुरुआत करने वाला है मोबाइल ऐप की।
तो देखिए YouTube के अंदर केवल वीडियोस अवेलेबल हैं। जब आप हमारी मोबाइल ऐप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अपने आप को बहुत ही स्पेशलाइज करना चाहते हैं अपने नॉलेज में, जो कि प्रोफेशनल लेवल पर या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर आपके बहुत काम आए, तो उसके लिए हमारी मोबाइल ऐप जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। ये केवल उनके लिए जो वाकई उसमें कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं। जो एवरेज हैं, जिनको सिर्फ काम ही चलाना है, मैं कंप्लीटली कहता हूँ फिर ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। तो इस मोबाइल ऐप में एक तो कंप्लीट वीडियो कंटेंट है, ध्यान देना, सारे वीडियोस जो हैं वो आपके YouTube चैनल पे नहीं है। कुछ स्पेशलाइज्ड वीडियो और भी हैं जो कि हम केवल मोबाइल ऐप के अंदर ही डालेंगे। इसके अलावा लाइव प्रॉब्लम क्लासेस, इसके अंदर हम लाइव प्रॉब्लम क्लासेस वीकली करेंगे, जिसमें आप अपनी कोई भी टॉपिक की प्रॉब्लम जो है वो मुझसे लाइव डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको लाइव दूंगा। प्लस MCQ टेस्ट पैनल, इसमें हमारा एक MCQ टेस्ट पैनल है जिसमें आपको हर चैप्टर के 2-2, 3-3 टेस्ट दिए जाएंगे और उन टेस्ट को भी आप कई बार दे सकते हैं। और उस टेस्ट में क्या होता है कि आपके ABCD के ऑप्शन होते हैं, ट्रू फॉल्स के ऑप्शन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शन होते हैं। आप अपने सारे आंसर दे दीजिए, जैसे ही आप सबमिट करेंगे विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो कितना बढ़िया चेकिंग पैटर्न आपके सामने हो जाएगा। नॉर्मली क्या है, हम वीडियो चैनल्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई चेकिंग पैटर्न नहीं है। लेकिन हमारा चैनल आपको इस मोबाइल ऐप के थ्रू चेकिंग पैटर्न भी अवेलेबल कराएगा कि आप जैसे ही सबमिट करेंगे विदिन 5 सेकंड्स आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका लेवल क्या है। और इसके अलावा डिजिटल नोट्स, बहुत सारे डिजिटल नोट्स प्रिंटेड भी होंगे, हैंड रिटन भी होंगे, वो भी आपको ऐप में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमारी जो ऐप है बेसिकली इसके अंदर 2 वर्जन्स होंगे, एक स्टैंडर्ड होगा और एक प्रीमियम होगा। स्टैंडर्ड में ये सारे फीचर्स होंगे, मैंने आपको बता दिया। और कर्सर में और अच्छा चाहिए कि देखो जो लोग नॉलेज लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके सपोर्ट में हम हमेशा रहेंगे। उसके लिए फिर हमारा प्रीमियम मोबाइल ऐप है जिसके अंदर और भी फीचर्स डलेंगे, प्लस उनको लाइव क्लासेस ज़्यादा दी जाएंगी। यहाँ एक ही है वीकली, उनमें उनकी क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। और आफ्टर दिसंबर हम उनके लिए एक स्पेशल पैकेज डेवलप करेंगे जिसके अंदर उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो नॉर्मली पिछले 25-30 साल के पेपर में पूछे गए हैं। अब आप कहोगे सर सिलेबस ही चेंज हो गया। ध्यान देना, सिलेबस में तो 1-2 चैप्टर ही चेंज हुए हैं, पेपर का पैटर्न चेंज होता है। सिलेबस कभी चेंज नहीं हुआ। आज से 30 साल पहले भी पार्टनरशिप थी और आज भी है, कंपनी भी थी और आज भी है, रेशो भी था वो आज भी है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। पेपर के पैटर्न में चेंज होता है। तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें क्या डिफिकल्टी लेवल था और किस किस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली रिपीटेड होते हैं, उन सब के लिए हम प्रीमियम सेगमेंट में भी जो है वो बात करेंगे। और एंड में हम लगभग ऐसे 200 स्टूडेंट छांटेंगे पूरे इंडिया के अंदर, जो जिनका स्कोर हमको जो लाना है वो 97 प्लस लाना है, यानी 97 आए अकाउंट सीको में, 98, 99, 100 हम उनके लिए तैयार करेंगे। वो हमारा प्रीमियम सेगमेंट होगा, उसमें लाइव क्लासेस ज़्यादा होंगी और उनको पेपर के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें, क्रिस्प नॉलेज वो दी जाएगी, जो कि हम बोर्ड की कॉपी, मैं खुद बोर्ड की कॉपीज चेक करता हूँ, मुझे पता है बच्चा कहाँ कहाँ गलती करता है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ प्रीमियम सेगमेंट के अंदर चेक करूँगा। तो चलिए आप इसका डिटेल जो है वो ज़रूर से देखिए और हमारी जो मोबाइल ऐप है उसे ज्वाइन करिए। आई एश्योर यू आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा।